स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण और उनके स्रोत यानी कारण व परिणाम के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जल प्रदूषण होता क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से, यानी किन कारणों से, यानी स्रोत कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे जल प्रदूषण होता है। फिर तीसरा जो इसका पार्ट रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे परिणाम, प्रभाव क्या पड़ता है हमारे ऊपर, पर्यावरण पर, जीव जंतुओं पर जल प्रदूषण का क्या परिणाम होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर आप कह लीजिए क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। 3 पार्ट आपके रहेंगे, जल प्रदूषण, कारण और परिणाम। ये 3 पार्ट आज के इस एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मैंने आपको वायु प्रदूषण पढ़ा दिया है, ओके। वायु प्रदूषण आप पढ़ सकते हैं, उसके कारण, परिणाम, उपाय सब कुछ मैंने बताया। तो आज के वीडियो में जल प्रदूषण हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, जल प्रदूषण जो है हमारा, जल जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है एवं जैवमंडल में पोषक तत्वों के संचरण एवं चक्रण में सहायक है। यानी भाई पोषक तत्वों का सारे जीवों में, जीव जंतुओं में संचरण होता है, यानी आवागमन होता है। तो वो किसके माध्यम से? जल के ही माध्यम से होता है। यानी जल में मिक्स होकर के सारे खनिज पदार्थ, पोषक तत्व जीवों में पहुंचते हैं। चक्रण में भी सहायक है, जैसे जैव भू रासायनिक चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया। तो इसमें जल कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब ऐसे इंट्रो देना है, थोड़ा सा बेसिक समझा देना है। तुरंत नहीं कि जल प्रदूषण लिखा फिर उसकी एक परिभाषा लिख दी, नहीं। मैंने आपको वायु प्रदूषण में भी बताया था कि थोड़ा सा आपको बेसिक आपको बता देना है। जैसे इतना आपने बेसिक बताया, फिर यहाँ आपको स्टार्ट करना है। वस्तुतः जल प्रदूषण का अर्थ है हानिकारक अनुपात में विजातीय सामग्री का जल में प्रवेश। यानी कि जल में किसका प्रयोग? विजातीय सामग्री। विजातीय मतलब अवांछनीय, जिनकी जरूरत नहीं है, जिनकी ज़रूरत नहीं है जल में मिलने की, अगर वो मिल जाते हैं तो क्या हो गया? जल प्रदूषण हो गया। भाई जिस व्यक्ति को आप नहीं चाहते वो व्यक्ति अगर आपके साथ रहे तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो जल को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। और हानिकारक अनुपात में मतलब इतना अनुपात में इतना ज़्यादा मिल जाए कि हानि पहुंचाने लगे, तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ओके। तो ये थोड़ा सा जल प्रदूषण का मैंने अर्थ बताया कि जल प्रदूषण का मतलब क्या होता है? दूषित हो जाना, गंदा हो जाना। जैसे अब यहाँ परिभाषा देखिए, जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक एवं मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला अवनयन, जिससे कि वह मानव एवं अन्य जैविक समुदायों के लिए अनुपयुक्त हो जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है अवनयन। जल में अवनयन कैसे होता है? मतलब जल की क्वालिटी गिर जाए, यानी जल का गुणात्मक ह्रासमान हो जाए। जो जल है उसका गुणात्मक ह्रासमान मतलब उसके गुण में ह्रासमान हो जाए, निम्नता आ जाए, क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, जल की अशुद्धियाँ उसमें मिल जाएं, तो उसे बोलते हैं अवनयन। अवनयन का मतलब क्या? किसी भी व्यक्ति का अवनयन का मतलब उसका पतन, ओके। तो जब जल का पतन होने लगे, यानी उसमें अशुद्धियाँ तमाम तरह की मिल जाएं, उसकी क्वालिटी गिर जाए और वह मानव तथा अन्य जैविक समुदायों के लिए अनुपयुक्त हो जाए। अब भाई क्वालिटी गिर जाएगी जल की, अगर जल गंदा है तो उसको कौन पिएगा? कोई नहीं। तो यानी कि मानव एवं जैविक समुदायों के लिए, यानी जीव जंतुओं के लिए अनुपयुक्त हो गया है वो जल। तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो जल प्रदूषण हो गया, यानी जल वो प्रदूषित हो गया, अब वो पीने के लायक नहीं है। इसका मतलब जल प्रदूषण हो गया। तो ये परिभाषा है, ओके। 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको रट जाएगी। देखिए, जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षण में प्राकृतिक एवं मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला ऐसा अवनयन, जिससे कि वह मानव व अन्य जैविक समुदायों के लिए अनुपयुक्त हो जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। अब जो जल प्रदूषण होता है भाई, प्राकृतिक कारणों से होता है, ओके। देखिए, प्राकृतिक एवं मानव जनित, यानी मानव कुछ काम करता है उससे भी जल प्रदूषण होता है, मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा भी होता है अवनयन। यानी कि अवनयन का मतलब क्या? गिरावट क्वालिटी में, प्रदूषण।
तो हम लोग पढ़ते हैं जल प्रदूषण के कारण। देखिए, ओफ, फिर प्रॉब्लम। तो जल प्रदूषण के दो स्रोत हैं। स्रोत का मतलब कारण। एक तो मानवीय स्रोत यानी मानवीय कारण, दूसरा प्राकृतिक स्रोत यानी प्राकृतिक कारण। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मानवीय स्रोत या मानवीय कारण की या कारक की। ओके, चाहे कारक कहे या कारण कहे, स्रोत सब एक ही चीज़ है। तो मानव कौन कौन से ऐसे काम करता है जिस कारण जल प्रदूषित होता है, यानी जल गंदा हो जाता है? कौन कौन से काम करता है, आप बता सकते हैं? सबसे पहला यहाँ पर दिया है, देखिए, 1 मिनट। औद्योगिक अपशिष्ट यानी उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, जो कारखाने होते हैं उनसे जो गंदा पदार्थ निकलता है, गंदा जल निकलता है, उसको नदियों में गिरा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। वही हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, उद्योगों और कारखानों से निकलने वाले गंदे मल जल को, मल जल मतलब कचरा और अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जल डीडीटी के कारखानों से निकले अवशिष्ट पदार्थों के कारण दूषित हो रहा है। लखनऊ में गोमती नदी का जल कागज़ और लुगदी के कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के कारण दूषित हो रहा है। इसी प्रकार कानपुर में गंगा नदी भी चर्म उद्योग के कारण प्रदूषित हो रही। तो देखिए, यहाँ पर 3 उदाहरण भी दिया है, यानी जो फैक्ट्रियाँ, कारखाने, उद्योग धंधे हैं, इनसे जो गंदा जल निकलता है, कचरा निकलता है, मल निकलता है, तो उसको नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे जल गंदा होता है, यानी जल प्रदूषण होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया भाई, दिल्ली में चूँकि डीडीटी का कारखाना बहुत ज़्यादा लगा है, डीडीटी बनता है। ओके, तो इससे जो गंदा जल निकलता है इस कारखाने से, वो यमुना नदी में गिरा दिया जाता है। तो यमुना नदी गंदी हो रही है, यानी प्रदूषित हो रही है। फिर दूसरा उदाहरण लखनऊ में दिया है भाई। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो लखनऊ में कागज़ और लुगदी बनाया जाता है। ओके, तो इससे जो गंदा जल या मल निकलता है उसको गोमती नदी में गिरा दिया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं जो जूते वगैरह, जैकेट, जो चमड़े का ज़्यादातर काम कानपुर में होता है। कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो जो चर्म उद्योग हैं, चमड़े वाले जो उद्योग कारखाने हैं, उनसे जो गंदा जल निकलता है वो कानपुर में गिरा दिया जाता है। तो इससे गंगा नदी भी, कानपुर में जो गंगा नदी है इसमें गिरा दिया जाता है। तो इससे जो है गंगा नदी भी दूषित हो रही, प्रदूषित हो रही है। तो इस प्रकार जल प्रदूषण होता है। तो पहला कारण आपको समझ में आया, ये मानवीय कारक है। मतलब अब उद्योगों को किसने स्थापित किया है? भगवान ने, प्रकृति ने, या मानव ने? मानव ने। तो इसलिए मानवीय कारक का पहला कारण है। दूसरा कारण मैंने यहाँ पर बताया है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश मतलब ऐसे कुछ छोटे छोटे कण होते हैं कोयले के या अन्य पदार्थों के, जो जल में चले जाते हैं। ओके, तो उनके कारण भी जल गंदा हो जाता है। चलिए हम देखते हैं। देखिए, हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में विद्युत ग्रह हैं। विद्युत ग्रह का मतलब जहाँ पर विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे घर हैं। विद्युत ग्रह का मतलब हर घर में तो भाई नहीं थे, वो उसको घर बोलते हैं, जहाँ पर विद्युत बनाया जाता है उसको विद्युत ग्रह बोलते हैं। विद्युत घर यानी कि आपके हमारे घर में थोड़ी ना बनेगा विद्युत। ओके, तो जहाँ पर विद्युत बनता है उसको विद्युत ग्रह बोलते हैं। तो बहुत सारे हमारे देश में प्रतिदिन हजारों टन राख उत्पन्न होता है। कैसे राख उत्पन्न होता है? क्योंकि विद्युत, देखिए, विद्युत कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा बड़ा तरीका है, सबसे ज़्यादा बिजली जिससे बनाई जाती है वो है कोयला। कोयले के भाप से, यानी कोयले को जला करके उसके भाप से बहुत ज़्यादा बिजली बनाई जाती है। तो जो कोयले को जलाया जाता है तो उससे राख उत्पन्न होती है। राख को इंग्लिश में बोलते हैं ऐश। ओके, तो हजारों टन राख उत्पन्न होती है। यह राख लंबे समय तक ज़मीन पर पड़ी रहती है। जब वर्षा होती है तो यह राख बह करके तालाबों या नदियों में चली जाती है, या कभी कभी हवा के चलने से भी वो राख फ्लाई करके उड़ करके नदियों में चली जाती है, तालाबों में चली जाती है। इससे क्या होता है? नदी तालाब का जो जल होता है प्रदूषित हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो राख उड़ती है इसमें सीसा होता है, आर्सेनिक होता है, कोबाल्ट, कापर, ये सब कुछ जहरीली धातुएं हैं। शरीर में अगर पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो जब ये धातुएं उड़ करके या बह करके नदियों में चली जाती हैं, तालाबों में, तो इनको कौन खाता है? मछली खा लेती है। ओके, और मछली को कौन खाता है? आदमी।
तो वो जो कण है वो कहाँ पहुँच गया, आदमी के शरीर में, तो हम लोग को नुकसान हो जाता है। ओके, तो इसलिए ये जो फ्लाई ऐश है ये भी एक जल प्रदूषण का कारण बनता है। अब इसको आप समस्या में भी लिख सकते हैं कि भाई जल प्रदूषण से समस्या, तो ये जो समस्या है मैंने फ्लाई ऐश वाला बताया कि भाई मनुष्य कैसे इससे ये देखिए इनके जल में मिलने से जल विषाक्त हो जाता है, मतलब जहरीला हो जाता है। फिर जो है तेल अधिप्लाव। ओके, तेल अधिप्लाव क्या है, कभी कभी क्या होता है दुर्घटनाग्रस्त, जैसे जो तेल होता है ना, इराक से ज़्यादातर जो अरब के देश हैं तो तेल वहीं से आता है भारत में। तो कभी कभी जो तेल आते हैं जहाज़ों पर आते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों पर, तो कभी कभी टैंकर टूट जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। मतलब जो जैसे पानी वाले जहाज़ होते हैं ना, ज़्यादातर इन्हीं पर आते हैं तेल वगैरह, समुद्रों के माध्यम से आते हैं। तो कभी कभी रिसाव हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आंधी तूफान आ गया, सुनामी आ गया, तो पूरा का पूरा जो तेल है आपका, पेट्रोलियम है या जो भी कुछ है, वो समुद्र में मिल जाता है। तो समुद्र का आसपास का जल दूषित हो जाता है। फिर उन जलों को पीने से मछलियों को नुकसान होता है, वो भी मर जाती हैं, और उन मछलियों को खाने से आदमी की भी मृत्यु हो जाती है। तो वो वही चीज़ है तेल अधिप्लाव। देखिए, तेल अधिप्लाव सागरीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण होता है। तेल टैंकर के उलटने या तटीय इलाके में तेल का खनन करने के कारण प्लैंकटन, मछलियाँ और समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। प्लैंकटन मैंने आपको बताया था। ओके, ये मछलियों का भोजन होता है। तो ये जो है कारण एक हो गया भाई जल प्रदूषण का। डिटर्जेंट और साबुन से भी भाई हम लोग नहाते हैं डेली, और डिटर्जेंट साबुन का प्रयोग करते हैं, शैम्पू, सर्फ, निरमा और तमाम प्रकार के जो रासायनिक चीज़ें हैं शरीर को साफ़ करने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो उससे वो सारी चीज़ें जल में मिल जाती हैं, तो क्या होता है, जल गंदा होता है। देखिए, नहाने धोने तथा कपड़ा साफ करने में विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट तथा साबुनों का प्रयोग किया जाता है, इससे जल प्रदूषित होता है। ओके, तो ये भी जल प्रदूषण का एक कारण है। फिर यहाँ पर एक कारण मैंने लिया ईंधनों का जलना। हालांकि अब ये कम हो रहा है, लेकिन पहले के मतलब टाइम में ज़्यादा ईंधन जलाए जाते थे। अब तो गैस वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है, और सोलर लाइट से जो हीटर चलता है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ईंधनों के जलने से, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, अन्य ईंधनों के जलने से वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य जहरीली गैसें वर्षा के जल में मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में बरसती हैं, जो वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। तो अम्ल वर्षा पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। हालांकि मैंने जब वायु प्रदूषण मैंने पढ़ा तो इसमें वायु जो प्रदूषण है उसमें मैंने आपको थोड़ा सा अम्ल वर्षा के बारे में ज़्यादा बताया था कि अम्ल वर्षा कैसे होती है। ओके, तो आप पढ़ लीजिए। तो इससे भी जो है हमारा जल प्रदूषित हो जाता है और जल प्रदूषण होता है। तो देखिए, अभी मैंने आपको मानवीय कारक बताया, या मानवीय स्रोत या कारण कह लीजिए, कि भाई मानव के कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिनसे जल प्रदूषण होता है। अब हम जानेंगे प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जल प्रदूषण जो होता है प्राकृतिक से बहुत कम ही होता है। जल प्रदूषण ज़्यादातर मानवीय कारकों से ही होता है, तो उसको मैंने डिटेल में बताया। थोड़ा सा यहाँ पर आप जान लीजिए कि प्राकृतिक रूप से भी जल कहीं ना कहीं प्रदूषित होता है। जैसे अब इसमें थोड़ा सा एक दो जगह टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको आप अभी मैं समझा दूंगा। देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल में भी अशुद्धि होती है। भाई जल जो होता है पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। ओके, प्राकृतिक रूप से अगर आप जल लाइए कहीं से, नदी तालाब से, तो अशुद्ध ही होता है। प्राकृतिक रूप से जल में प्रदूषण धीमी गति से होता है। हालांकि जो प्रदूषण होता है बहुत धीमी गति से होता है। प्राकृतिक स्रोतों का जल, अब यहाँ देखिए का जल लिखा है, तो मैंने बताया था ना टाइपिंग मिस्टेक, तो का अलग होगा, जल अलग होगा। प्राकृतिक स्रोतों का जल जहाँ बहकर, अब यहाँ बैठ कर नहीं, जहाँ बहकर, ओके, जहाँ बहकर जाता है या जहाँ पर एकत्रित होता है, वहाँ अगर खनिजों की मात्रा अधिक है तो जल में मिल जाते हैं। इनकी मात्रा में वृद्धि होने से जल प्रदूषित हो जाता है। मान लीजिए प्राकृतिक स्रोतों का जल, जैसे नदी का जल, हिमानी का जल, जहाँ कहीं भी बहकर जाता है या जहाँ कहीं एकत्रित होता है, और वहाँ पर मान लीजिए उस स्थान पर बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ हैं, कोयला है, पत्थर है, मिट्टी है, बहुत ज़्यादा कोई खनिज है, तो वो सारी चीज़ें जल में मिल जाती हैं और जल
प्रदूषित हो जाता है। तो ये प्राकृतिक कारक हैं, हालांकि इससे उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता, लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है। ओके, तो ये अभी तक मैंने आपको कारण बताए, मानवीय कारक, प्राकृतिक कारक, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग जानते हैं जल प्रदूषण के कौन कौन से परिणाम या प्रभाव होते हैं, या फिर जल प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ओके, तो बेसिकली 3 प्रकार की समस्याएं, यानी कि जलीय पारतंत्र पर, मानव स्वास्थ्य पर, और तीसरा जो यहाँ पर आप देख लीजिए आर्थिक प्रभाव। ओके, यानी आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है, हम लोग अभी देखेंगे। पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले जलीय पारतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो जल में जीव जंतु वनस्पतियाँ होती हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर जल गंदा होता है। देखिए, कलर में चेंज कर देता हूँ। प्रदूषित पदार्थों के आधिक्य के कारण जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे कुछ संवेदी जीवों जैसे प्लवक, मोलस्क एवं कुछ मछलियों की मृत्यु हो जाती है। देखिए, अगर हम सागरों में, महासागरों में, जल में बहुत ज़्यादा प्रदूषित पदार्थ डाल देंगे, गंदे पदार्थ डाल देंगे, तो उसमें जो समुद्रों में या जल में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा घट जाती है। और जब मात्रा ऑक्सीजन की घट जाएगी तो ये जो जीव जंतु हैं, प्लवक, मोलस्क या फिर जो कुछ मछलियां हैं, ये सब तबाह हो जाती हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ओके, प्रदूषित जल का प्रभाव प्रवाल भित्ति पर भी पड़ता है। इससे प्रवाल विरंजन की घटना में बढ़ोतरी होती है। आप देखते हैं प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं समुद्रों में, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है वहाँ पर देखिए प्रवाल भित्ति की बहुत ढेर लगी हुई, चट्टान बन गई है, बहुत ही खूबसूरत रहती है, रंग बिरंगी। ओके, रंग बिरंगी प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। तो प्रवाल विरंजन का मतलब होता है इन प्रवाल भित्तियों का रंग उड़ जाता है, इनकी खूबसूरती नष्ट हो जाती है। अगर जल प्रदूषण हो गया, मतलब जल में अगर प्रदूषण हो गया, जल गंदा हो गया, तो प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं अपना रंग खो देती हैं। ओके, यानी जो चमकती हैं, मतलब एक पर्यटन स्थल भी होता है, लोग यहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं, प्रवाल भित्तियों को देखते हैं। समुद्र में देखिए कभी कभी आप खूबसूरत चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे ऐसे बना होता है ना, एक के ऊपर एक प्रवाल भित्ति। इसके बारे में अलग से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसको आपको वैसे समझ में आएगा नहीं। प्रवाल भित्ति आप फोटो गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। ओके, तो बहुत खूबसूरत होती है, नीली, पीली, हरी, लाल। अगर जल प्रदूषित होता है तो इनके रंग उड़ जाते हैं, यानी विरंजन का मतलब बेसिकली रंग उड़ना होता है, रंग निकल जाना। ओके, फिर यहाँ देखिए जलीय पारतंत्र में कुपोषण हो जाता है, मतलब जल गंदा हो जाता है, जैव आवर्धन आदि प्रक्रिया तेज हो जाती है। जैव आवर्धन यहाँ पर क्या है ये समझना जरूरी है। देखिए, यानी कि जल का जो विषाक्त होता है, विषाक्त का मतलब जहरीला होना, वो प्रक्रिया तेज हो जाती है। जैसे मान लीजिए जल आपने प्रदूषण उसमें फैला दिया जल में, तो उस प्रदूषित जल को छोटी मछलियाँ खाएंगी या पिएंगी। ओके, जो भी करेंगे, छोटी मछलियाँ उसको ग्रहण करेंगी, फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाएगी, तो जो जहर है या जो विषाक्त पदार्थ है उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचता रहता है, तो उसको बोलते हैं जैव आवर्धन। ओके, तो ये प्रक्रिया तेज हो जाती है, और फिर जब छोटी मछली मर जाएगी तो उसको खाने वाली बड़ी मछलियाँ भी मर जाएंगी, क्योंकि वही पदार्थ उनमें भी पहुंच जाएगा। तो पारतंत्र पूरा का पूरा कुपोषित हो जाता है। तो ये जलीय पारतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम लोगों ने जाना। अब देखते हैं मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम गंदा जल पिएंगे या प्रदूषित जल पिएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, प्रदूषित जल में उपस्थित वायरस, जीवाणु, परजीवी, कृमियों के कारण संक्रमणजन्य रोगों जैसे पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, किडनी खराब आदि का खतरा रहता है। यह संक्रमित जल पीने, नहाने, खाना बनाने आदि के लिए अनुपयुक्त होता है। अब जो जल गंदा है वो तो ना तो खाना बनाने के काम आएगा, ना पीने के, ना नहाने के। ओके, और अगर हम जैसे पी लेते हैं, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, गंदा जल पी लिए, तो उसमें तमाम तरह के जीवाणु, वायरस, परजीवी, कृमि होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, तो उनसे हमें पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, किडनी खराब, ये सारे बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, सीसा युक्त जल से एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी या मसूड़ों में नीलापन,
दिखाई देता है। मैंने बताया था ना कि फ्लाई ऐश, मैंने बताया था कि फ्लाई ऐश उड़ करके, यानी कि जो छोटे छोटे कण हैं कोयले के, राख के, वो पानी में बह कर उड़ कर चले जाते हैं और उनमें शीशे होते हैं, आर्सेनिक होता है, कोबाल्ट होता है, कॉपर होता है, ये सब जहरीले पदार्थ हैं, ये होते हैं। इनको मछलियाँ जल में जाने से पी लेती हैं, फिर मछलियों को हम लोग खा लेते हैं, तो वही पदार्थ, वही कण हमारे अंदर आ जाता है। तो सिर दर्द होने लगता है, मांसपेशियों की कमजोरी, मसूड़ों में नीलापन दिखाई देता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल द्वारा फेफड़े का कैंसर होता है। ओके, एस्बेस्टस एक धातु है, पदार्थ है, खनिज पदार्थ। तो उस मतलब अगर इससे युक्त हम जल को पीते हैं, एस्बेस्टस से मतलब अगर कोई जल प्रदूषित है, गंदा है, उसको हम पी लेते हैं तो फिर फेफड़े का कैंसर हो जाता है। भारी धातुओं से युक्त जल के प्रयोग से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे भारी धातु, जैसे पारा युक्त जल से प्रभावित मछलियों के सेवन से अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब जल में पारा मिला हुआ है किसी कारण से, चाहे मानवीय कारण हो या प्राकृतिक, और आपने उस जल को पी लिया, या फिर मान लीजिए उस जल को मछलियों ने खाया पिया, फिर आपने मछली खा ली, तो फिर वो पारा आपके शरीर में पहुंचेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ओके, तो ये मानव पर क्या प्रभाव है वो मैंने बताया। आर्थिक प्रभाव देख लीजिए। जल प्रदूषण का आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक दृष्टिगोचर होता है। स्वच्छ पानी के मूल्य की तुलना में प्रदूषित पानी को स्वच्छ करना अधिक महंगा पड़ता है। जल प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव पर्यटन पर भी पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार जल प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष $50 बिलियन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो रहा है। तो भाई जहाँ पर स्वच्छ जल होता है, आप झील वगैरह देखिए, जो साफ़ झील होती, नदी होती, लोग उसके किनारे जाते हैं, बीचों पर जाते हैं, समुद्रों में, महासागरों में इंजॉय करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, कमाई होती है। लेकिन कोई तट, नदी, तालाब बहुत गंदा है, एकदम प्रदूषित होगा, तो वहाँ पर कौन जाएगा? कोई व्यक्ति नहीं जाएगा घूमने, तो नुकसान होगा। तो ऐसा माना जाता है लगभग $50 बिलियन का प्रतिवर्ष नुकसान होता है। और जो है कि यहाँ पर देखिए, स्वच्छ पानी को यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। स्वच्छ पानी के मूल्य की तुलना में प्रदूषित पानी को स्वच्छ करना महंगा पड़ता है। मान लीजिए स्वच्छ पानी का जो मूल्य है 10 रुपये है, अगर हम वही कोई गंदा पानी लाएं, उसको अगर हम स्वच्छ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसा लग जाएगा। इसलिए स्वच्छ पानी को बचाइए, ओके, नहीं तो आने वाला समय बहुत विकराल रूप धारण करेगा। बहुत सारे ज़िले, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी हो गई है, मीठे पानी की खास करके। पानी तो पृथ्वी पर जितना है उतना ही रहेगा, और बहुत पानी है, लेकिन जो शुद्ध पानी है, मीठा जल जो है, वो बहुत कम है। ओके, तो इसलिए मीठे जल को हमको खारे जल में नहीं बदलना है, उसको प्रदूषित नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।